नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आतंकी संगठन पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का शिकंजा, बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 राज्यों में की छापेमारी, 106 लोग गिरफ्तार, बौखलाई पीएफआई। मुस्लिम नेताओं तक पहुंच बनाने के लिए मोहन भागवत का एक्शन, दिल्ली की मस्जिद पहुंचे, इमामों के चीफ इलियासी से की दूसरी मुलाकात। एसीबी ने खोले आप विधायक अमानतुल्लाह खान के राज, दुबई कनेक्शन का किया खुलासा, 5 दिन की रिमांड बढ़ाते हुए उनके करीबी को भी किया गिरफ्तार। हिजाब को लेकर मच रहे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक चली सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 16 अक्टूबर तक आ सकता है फैसला। इमरान खान ने की पीएम मोदी की तारीफ, नवाज शरीफ को बताया भ्रष्ट इंसान, कहा कि नवाज के विदेशों में संपत्ति पर पीएम मोदी। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएफआई के ऊपर एनआईए की बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिसकी पीएफआई ने कड़ी निंदा की है कि आतंकी माहौल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, पीएफआई के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या बैन हो जाएगी अब पीएफआई? आज जो कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ हुई है, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि 12-13 स्टेट्स के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर ईडी और एनआईए के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। ये मतलब एक तो आतंकवाद में शामिल होने, हिंसा और दंगा भड़काने, और तो और मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आतंक को बाकायदा पैसे सप्लाई करने का आरोप पीएफआई के ऊपर लगा है। और जिस कदर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जो तमाम पीएफआई के टॉप लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद जिस हिसाब से गृह मंत्री के घर जो मीटिंग्स हुई है हाई लेवल की, उससे एक बात के संकेत तो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि पीएफआई के ऊपर राष्ट्रव्यापी बैन बहुत जल्द लगने वाला है। हालांकि ये ऑलरेडी विलंब हो चुका है। पीएफआई के जो काम धाम, जो काम काज, जो उनका जो रवैया रहा है कि जिस हिसाब से सीए का आंदोलन हो, उसके बाद दिल्ली में जो दंगा हुआ, यूपी के अंदर और देश में तमाम जगहों पे जहां जहां हिंसक झड़पें हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, हर जगह पीएफआई का नाम आना, साथ ही साथ हिजाब का मसला है, हर जगह वैसे हर चीज जिसमें देश में जहर फैलता हो, जिसमें हिंसा भड़कती हो, उसमें पीएफआई बाकायदा सम्मिलित होता नजर आ रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगने की जो बात है, वो मुस्लिम समुदाय के तरफ से ही मांग की जा रही है। सैकड़ों मौलवी मौलानाओं ने बाकायदा सरकार को लिखकर ये दरख्वास्त की है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगाया जाए। अब देखना यह है कि सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। हर जगह हर काम में इनके जो है फुटप्रिंट्स उस तरह से मिल रहे हैं। पटना में मालूम चला दस्तावेज निकल रहे हैं जिसमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क घोषित करने की बात कही जा रही है। 15,000 युवाओं को इन्होंने आतंक की ट्रेनिंग दे दी है। जूडो कराटे स्कूल के नाम पे पता नहीं देश में कितने जिहादी लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है और ये सही समय है कि पीएफआई को न सिर्फ बैन किया जाए, बल्कि पीएफआई से जुड़े हुए जो तमाम लीडर्स हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए।
एक तरफ पीएफआई के ऊपर एनआईए का शिकंजा है तो दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुस्लिम इमामों से मुलाकात कर रहे हैं। चीफ ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। मोहन भागवत शायद पहली बार स्वयं चलकर किसी मस्जिद के इमाम तक पहुंचे हैं और मुलाकात की है। ये मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देने की कोशिश है कि संघ स्वयं चलकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उनके मन में संघ के प्रति भ्रम फैलाने का जो काम किया जा रहा है उसे दूर कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्यों मुलाकात की है आरएसएस चीफ ने, क्या कारण हो सकता है? ये मीटिंग बड़ी ही अजीबोगरीब रही, क्योंकि एक तरफ वो लोग जो लगातार और या ये कहें कि जीवन भर जिन्होंने आरएसएस को गालियां दी, क्रिटिसाइज किया, और उसके साथ ही सरसंघचालक साहब मीटिंग कर रहे हो, लेकिन मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में जो उन लोगों के साथ जो उन्होंने बातचीत की उसमें जरा सा भी जो कह सकते हैं कि ही डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय को ये जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक है। और जो बाद में मीटिंग के बाद जो मुस्लिम स्कॉलर्स इस मीटिंग में शामिल हुए, उन्होंने जो फीडबैक दिया कि बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, और इन सब का ये मानना है कि इस तरह की मुलाकातें होनी चाहिए। और ये मुलाकात मोहन भागवत ने क्यों किया? बात बहुत ही सिंपल है। हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय से हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो कोई तो होगा जो इसे जोड़ने की कोशिश करे। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वोटों के चक्कर में ये विवाद को और बढ़ावा देते हैं ताकि वोट पोलराइज हो। देखिए, मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी क्या क्या नहीं कर देती है, मुस्लिम वोटों के लिए केजरीवाल पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है वो एक अच्छा जिसको कहते हैं कि सिग्नल है कि जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उसके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कदम बढ़ा करके जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ सुधार आए, इसकी चेष्टा कर रहे हैं। ये मीटिंग स्वागत योग्य मीटिंग थी। मोहन भागवत मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलकर उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अमानतुल्लाह खान पर एसीबी ने नया खुलासा किया है। एसीबी की तरफ से दलील दी गई कि वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में लेन देन के तार दुबई से जुड़ रहे हैं, इसीलिए अदालत ने 5 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया। दुबई कनेक्शन के साथ साथ गुजरात कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अमानतुल्लाह खान? देखिए, ये अमानतुल्लाह खान जो है वो एक बहुत ही साइडी कैरेक्टर है। ये हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर तमाम कितने सारे केसेस लगे हुए हैं, लेकिन नेता है, कट्टर ईमानदार, हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे जो नेता है केजरीवाल, उसका बहुत ही करीबी है। सीए आंदोलन के दौरान ये उसका मास्टरमाइंड रहा। जिस हिसाब से इसके चेले हुसैन के घर पे, ताहिर हुसैन के घर पे, वो तमाम दंगा में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें मिली, किस तरीके से ताहिर हुसैन ने अपने घर को बाकायदा एक किले की तरह इस्तेमाल किया, तो ये तो अमानतुल्लाह की हिस्ट्री रही है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसके कनेक्शन जो है विदेश से मिल रहे हैं, डी कंपनी से मिल रहे हैं। और तो और खंगाला जाना ये चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड के केस में जो अंदर गया है, इसके जो पैसे जो एक एक दुकान वालों से ये 30-30 लाख रुपए ले रहा था, जिस हिसाब से ये पैसे लेकर के नौकरियां दे रहा था, जिस हिसाब से पैसे का गबन ये कर रहा था, ये पैसा दरअसल उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि तमाम जो कंप्लेंट्स इसके ऊपर हुए हैं वो किसी हिंदू संगठन ने नहीं, बल्कि मुस्लिम मौलवी मौलानाओं ने, वक्फ बोर्ड के अलग अलग जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया गया है, और केजरीवाल का प्रोटेक्शन है। तो मुझे लगता है कि अभी 5 दिन जो और इनको एक्सटेंशन मिला है, उनको और हिरासत में रहना पड़ेगा। इस बार लगता है अमानतुल्लाह खान कानून के शिकंजे में कायदे से फंस चुके हैं और लंबे समय के लिए ये जेल में रहने वाले हैं।
केजरीवाल सरकार के नेताओं पर शिकंजा कसा जा चुका है, तो वहीं हिजाब पर मच रहे बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक सुनवाई हुई। कोर्ट अब अपने फैसले में तय करेगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब की पाबंदी को लेकर दिया गया फैसला सही है या फिर नहीं। सुनवाई के दौरान कल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी दलीलें जल्द से जल्द खत्म करने को कहा था। दलीलें पूरी हो गईं और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 अक्टूबर तक फैसला आने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद पर आपको क्या लगता है, क्या फैसला आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा इसके ऊपर तो कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब तक की जो वहां पे बातचीत हुई है, जिस तरह की दलीलें हुई हैं, जज साहब की तरफ से जो बयान आए हैं, उससे कुछ आप कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कि अब तक जो चीजें कोर्ट के अंदर हुई उसका क्या एक दिशा लग रहा है। दरअसल ये जो पूरा केस है कि हिजाब के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बेकार की बातें हैं। ये मसला एक उडुपी के स्कूल तक ही सीमित है, जिसे इन लोगों ने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया कि हिंदुस्तान में हिजाब के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। और जहां हिजाब बाकायदा कंपलसरी है, वहां से खबरें आ रही है। ईरान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि किस तरीके से ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं खुद ईरान के अंदर हिजाब को, नकाब को, बुर्के को आग लगा रही हैं, बालों को काट रही। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये ज़बरदस्ती का ये जो है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर थोपा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो जज साहब ने कही कि उनके एक जज मित्र हैं पाकिस्तान के, उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी, वो जब भी दिल्ली आते हैं उन्होंने आज तक कभी उन्हें हिजाब या नकाब या बुर्के में नहीं देखा, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? दुनिया अब एक ग्लोबल वर्ल्ड है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज में लड़कियां क्या पहन रही हैं, क्या हो रहा है, ये सबको मालूम है। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान गए हुए थे, वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स आई जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि महिलाएं नकाब बुर्का तो पहनती ही नहीं है, बाकायदा उनके लिए मस्जिदों के अंदर स्पेस भी बना हुआ है, वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ पाती हैं, वो भी बिना बुर्के के। तो समय बदल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बदलते हुए समय और वर्तमान परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है उसको देखते हुए फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट कभी उस तरह का फैसला नहीं कर सकती जिसमें समाज 1400 साल पीछे चला जाए। आखिरी खबर में बात इमरान खान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नवाज शरीफ पर भी निशाना साधा है और पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ करते हुए कहा कि नवाज के अलावा दुनिया में किसी और नेता के पास अरबों की संपत्ति नहीं है। पीएम मोदी के पास भारत के बाहर कोई संपत्ति नहीं है। सोशल मीडिया पर इमरान खान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की तारीफ में इमरान खान ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्यों ये तारीफ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का अगर केजरीवाल कोई है तो वो इमरान खान है। वो कब क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो वही उसको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जिस राजनेता, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विचारधारा ना हो तो वो हर बार अपनी ही बातों से पलटता रहता है। जब वो चुनाव में लड़ रहा था पिछली बार तो मोदी के खिलाफ बयान करता था, जब प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करने लग गया, और उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, जब हम लोगों ने घुस के पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा, आर्टिकल 370 लगा दिया, फिर वो मोदी के खिलाफ बोलने लग गया। मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है वो दरअसल अपनी सहूलियत के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई भी करता है और उसका क्रिटिसिज्म भी करता है। अभी इमरान खान की मुसीबत ये है कि उनको बहुत ही बेआबरू होकर प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकाला गया, आर्मी ने उन्होंने खदेड़ दिया। अब वो अपनी जनता को, पाकिस्तान की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि देखो एक बगल में मुल्क है, वहाँ का प्रधानमंत्री कितना स्मार्ट है, वो कितना बढ़िया फैसला लेते हैं, वो खुद मुख्तार हैं, वो अपने राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं। और अभी का जो प्रधानमंत्री है जो शरीफ साहब, वो दरअसल इनकेपेबल हैं। इस पॉइंट को साबित करने के लिए
वो अपने पूरी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए पहले कहा करते थे उसको उसने दरकिनार कर दिया है और ये नई कहानी उसकी शुरू हुई है। कुछ दिन पहले उसने अपनी रैली में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री का बाकायदा ऑडियो विजुअल चलाया था वहाँ पे कि ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फैसला नहीं ले सकती, दबाव में रहती है, अमेरिका के इशारे पे काम करती है, आर्मी का उसके ऊपर दबाव होता है और अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगा। यही उनका कहने का मतलब है। डॉक्टर साहब, सीधा देहरादून से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।